तो एएनएस फार्मेकोलॉजी के आज हम लोग सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनके बारे में पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं: स्टोरेज एंड सिंथेसिस, रिलीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो सबसे पहले सिंथेसिस एंड स्टोरेज स्टार्ट करते हैं। कोलिन टेकन अप बाय द कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इज द रेट लिमिटेड, देन दिस कोलिन एंड एसिटाइल-CoA in the presence of choline acetyl transferase results in the formation of acetylcholine। और ये acetylcholine है सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाते हैं थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ तक हम लोग सिंथेसिस एंड स्टोरेज के बारे में बात कर लिए। देन हम लोग अब रिलीज ऑफ acetylcholine के बारे में बात करते हैं। एज सुन एज द नॉर्म इम्पल्स रीचेस द न्यूरॉन्स, देन डीपोलराइजेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है और जो यहाँ पे देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस। It results in the fusion of the synaptic vesicles and the axonal membrane, and it results in the release of acetylcholine that acts on the muscarinic and nicotinic receptors। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ acetylcholine। As soon as the acetylcholine acts on the muscarinic and nicotinic receptors, then the acetylcholine gets hydrolyzed by the choline esterase into choline and acetate, जिसके बाद half of the choline जो is recaptured by the neurons and the rest choline are going to get into the circulation। तो हम लोग दूसरे पार्ट में आने वाले हैं, that is the cholinergic receptors। तो cholinergic receptor को हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट हो जाता है cholinergic receptors के, muscarinic and nicotinic receptors। तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो मेनली होते हैं लिगेंड रिलेटेड आयन कैटायन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं, ये है जो आयन चैनल रिसेप्टर्स भी हम लोग कर सकते हैं। और निकोटिनिक रिसेप्टर 2 तरह के होते हैं, एनएम न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स एंड एनएन दैट इज द निकोटिनिक रिसेप्टर्स। एनएम जो रिसेप्टर्स होते हैं ये मेनली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्शन का वर्क काउज करते हैं। और जो एनएन जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं वो मेनली ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रिनल मेडुला में प्रेजेंट हो जाते हैं और सीएनएस के कुछ एक स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहाँ पे एक जो ये प्रेजेंट हो जाते हैं। अब मस्कारिनिक रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। मस्कारिनिक रिसेप्टर्स जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हो जाते हैं और मेनली मस्कारिनिक रिसेप्टर्स 5 तरह के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। बट मेनली हम लोग मस्कारिनिक में भी 3 तरह के जो मेन रिसेप्टर्स होते हैं उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट्स है M1, M2 एंड M3। M1 का लोकेशन के बारे में बात करते हैं। देन M1 मेनली जो CNS और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो लोकेटेड होते हैं और M1 का मेनली जो फंक्शन हो जाता है CNS में लर्निंग एंड मेमोरी का और वोमिटिंग सेंटर का। वेयर एज जो M1 जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में मेनली एसिड प्रोडक्शन को एक जो इंक्रीज करने का फंक्शन हो जाए। One point to be noted is that now acetylcholine cholinergic नर्व सिस्टम जहाँ भी होता है वो मेनली सिक्रीशन को इंक्रीज करने का ही काम करते हैं। ऑल द प्लेसेज सिक्रीशन को इंक्रीज ही करते हैं। अब हम लोग M2 रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। M2 रिसेप्टर का मेनली लोकेशन है जो हार्ट हो जाता है और हार्ट में मेनली ये इट्स गोइंग टू डिक्रीज द हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन। तो अब हम लोग M3 रिसेप्टर्स के बारे में बात करते हैं। M3 रिसेप्टर्स जो हो जाते हैं स्मूथ मसल्स आई के मेन 2 मसल्स हो जाते हैं, स्फिंक्टर प्रोक्लाई एंड सिलियरी मसल्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये कुछ एक स्मूथ मसल्स हो जाते हैं जहाँ पे एक जो M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो GIT M3 रिसेप्टर्स मेनली कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टाल्सिस को इंक्रीज करने का काम करते हैं और जो ये M3 रिसेप्टर्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन काउज करते हैं, यूट्रस में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन काउज करते हैं। आई में मेनली M3 जो रिसेप्टर्स हो जाते हैं वही जो मायोसिस एंड सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्शन ये जो काउज करते हैं। और गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हो जाते हैं उसमें मेनली जो सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, हर तरह का सिक्रीशन, लैक्रिमेशन हो जाए, स्वेटिंग हो जाए, स्लाइवेशन हो जाए, सब तरह के सिक्रीशन का जो इंक्रीज करने का काम करते हैं। ब्लड वेसल्स में एक जो वैसोडाइलेशन और पेनिस में एक जो मेनली इरेक्शन एक जो काउज करते हैं। यहाँ पे मैं यूराइनरी ब्लैडर को छोड़ दिया हूँ। यूराइनरी ब्लैडर में जो M3 रिसेप्टर्स हो जाते हैं
वो डेट्रूसर मसल्स में एक जो प्रेजेंट हो जाते हैं। तो डेट्रूसर मसल यूराइनी ब्लैडर में जो प्रेजेंट होते हैं, ये एक जो M3 रिसेप्टर्स में जो प्रेजेंट होता है वो एक जो वाइडिंग ऑफ यूराइन कब्ज करता है। वाइडिंग कहने का मतलब होता है इट्स अ रिलीज ऑफ यूरिन। अब हम लोग तीसरे पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, डेट इज द कॉलिनर्जिक ड्रग्स और पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। तो कॉलिनर्जिक ड्रग्स को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। इट्स अ कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट और डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स और एंटी कॉलिनस्टेरॉइड। तो डायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स हो जाता है वो मेनली डायरेक्टली एक जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे एक जो वर्क करते हैं, और उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है, कॉलिनिस्टर्स एंड अल्केलॉइड्स। कॉलिनिस्टर्स में एक जो आ जाते हैं एस्टाइलकोलिन, मेथाकोलिन एंड कार्बाकोल। वैसे अल्केलॉइड्स में मस्कारीन एंड पाइलोकार्पिन आ जाते हैं। और एंटी कॉलिनस्टेरॉइड और इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं, इनडायरेक्टली एक्टिंग करने का मतलब हो गया कि ये जो ब्रेकडाउन होता है एस्टाइलकोलिन का बाय कॉलिनस्टेरॉइड एंजाइम, उसको इनहिबिट कर देते हैं। तो यहाँ से एक जो एस्टाइलकोलिन बढ़ जाता है और वो एक जो रिसेप्टर पे वर्क करते हैं। तो एंटी कॉलिनस्टेरॉइड को दो पार्ट में डिवाइड करे गए हैं, रिवर्सिबल ड्रग्स एंड इरिवर्सिबल ड्रग्स। रिवर्सिबल जो ड्रग्स होते हैं उसमें मेनली कार्बामेट्स आ जाते हैं, और एक्रिडिन एंड टैक्रिन। कार्बामेट्स में एक जो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन एंड एड्रोफोनियम। इरिवर्सिबल में एक जो कार्बामेट्स एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट आ जाते हैं। कार्बामेट्स में एक जो कार्बारिल एंड प्रोपोक्सर। ऑर्गेनोफॉस्फेट में मैलाथियन, पैराथियन, डेफ्लॉस, टैबून एंड सेरीन। इनमें जो मैलाथियन, पैराथियन, डेफ्लॉस जो हो जाता है इट्स इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, वेयर टैबून एंड सेरीन आर नर्व गैसेज। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कॉलिनर्जिक एगोनिस्ट। कॉलिनर्जिक जो एगोनिस्ट जो हो जाते हैं, यानी कि जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एस्टाइलकोलिन के साथ, एंड इट्स गोइंग टू एक्ट ऑन द मस्कार्डिनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर्स एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस एक्शन। एस्टाइलकोलिन का भी एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म होता है कि एंटी कॉलिनस्टेरॉइड एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, और एक जो एस्टाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, जिसके कारण एक जो एस्टाइलकोलिन एक जो इंक्रीज कर जाते हैं, एंड इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस कॉलिनर्जिक एक्शन। अब लोग निकोटिनिक एक्शन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। स्केलेटल मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइबर्स का मेनली कॉज करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। अब कुछ एक टॉक्सिन, बोटुलिनम एंड कोब्रा टॉक्सिन। बोटुलिनम जो टॉक्सिन हो जाता है वो मेनली ब्लॉक करता है रिलीज ऑफ द एस्टाइलकोलिन, जिसके कारण जो रिलैक्सेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स जो देखने को मिल जाते हैं। और बोटुलिनम जो टॉक्सिन होता है उसका मेनली यूज एक जो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होता है, दैट इज द रिंकल्स में। जो कोबरा टॉक्सिन होता है वो एक जो न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन होता है उसको एक जो ब्लॉक करने का काम करते हैं, एंड कोबरा टॉक्सिन एक जो कॉजेज मसल रिलैक्सेशन एंड न्यूरोटॉक्सिटी। जो कोबरा टॉक्सिन को ट्रीट करने के लिए का ट्रीटमेंट हो जाता है एंटी स्नेक वेनम एंड नियोस्टिग्मिन। अब हम लोग बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ मस्कार्डिनिक रिसेप्टर्स। तो मस्कार्डिनिक एडवर्स इफेक्ट का एक ट्रिक हो जाता है डम्बल। डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, M for meiosis, B for bronchoconstriction and bradycardia, E for emesis, L for lacrimation and S for increased secretions। डायरिया के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि M3 रिसेप्टर है जो पेरिस्टाल्सिस GIT में एक जो इंक्रीज कर देते हैं, और M3 यूरिनेशन के बारे में बात कर ली कि यूराइनी ब्लैडर में जो डेट्रूसर मसल होता है उसको एक जो रिलैक्स करते हैं, और जो ट्राइगोनल